नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं विद्युत बलों के अध्यारोपण के सिद्धांत और विद्युत क्षेत्र के बारे में। देखिए, पहली बात हम ये करें कि विद्युत बलों का अध्यारोपण का सिद्धांत क्या मतलब हुआ इसका, और ये क्यों टॉपिक आया। ये टॉपिक आया ही क्योंकि हमने ये बात की थी कूलाम के नियम के बारे में, महत्वपूर्ण बात की थी। उसमें हमने लिखा था कि दो आवेशों के बीच, दो आवेश हैं, उनके बीच जो बल लगता है, F बल लग रहा है, मान 5 न्यूटन है, तो अगर तीसरा आवेश आ जाएगा, कितने भी आवेश आए, तो कितने भी आवेश होंगे, इन दोनों के बीच जो 5 न्यूटन बल लग रहा था पहले, अब भी 5 न्यूटन लगेगा। ऐसा नहीं है इसके आने से ये 5 न्यूटन कम या ज्यादा हो जाएगा, यानी दो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल का मान अन्य आवेशों की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता है। तो अब यहां हम बात करने वाले हैं कि बहुत सारे आवेश हों तो उनके बीच बल कैसे निकालेंगे। ऐसे निकालेंगे, इन दोनों के बीच बल निकाल लेंगे, इन दोनों के बीच बल निकाल लेंगे। इस प्रकार से सबके बीच बल निकाल करके और उनका सभी का सदिश योग कर देंगे। सदिश योग करेंगे क्योंकि बल कैसी राशि है, सदिश राशि है, तो सदिश योग करना होगा। बस यही बात हम लिखने वाले हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है आज का? आज का टॉपिक है, हेडिंग लगा देता हूं, टॉपिक का नाम है विद्युत बलों का अध्यारोपण। विद्युत बलों का अध्यारोपण का सिद्धांत, या फिर इसका दूसरा नाम है बहुत सारे आवेशों का निकाय। दूसरा नाम लेते हैं बहुल आवेशों के कारण विद्युत बल। ये हमारा आज का टॉपिक हो गया, इस पे बात करते हैं। तो कैसे, मैं एक डायग्राम बना देता हूं। यहां पर कोई आवेश है, ये कोई आवेश, यहां से जब मैंने कहा ये कोई आवेश रखा है, और इस आवेश का कोई ना कोई मान तो होगा। मैंने कह दिया इस आवेश का मान है Q0, नाम दे दिया। तो इसका स्थिति सदिश जो है वो क्या हो जाएगा, इसका स्थिति सदिश हो जाएगा R0 वेक्टर। अब मैंने कहा बहुत सारे आवेश हैं, मैं n आवेश मानता हूं। ये कोई आवेश हो गया, इसका नाम है Q1। इस Q1 का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, मूल बिंदु से इसका स्थिति सदिश हो जाएगा R1 वेक्टर। अब इसी प्रकार कोई तीसरा आवेश बना लेते हैं। मैंने कहा ये कोई तीसरा आवेश जो है, दो तो ये हो गए ना, इसका नाम दे दिया, इसका नाम है Q2। मान है, परिमाण है Q2। और इस Q2 वाले का स्थिति सदिश क्या लेंगे, फिर सीधा सा हो गया, इसका स्थिति सदिश ले लेंगे R2 वेक्टर। इस प्रकार से Q1, Q2, Q3 ऐसे n आवेश है। n मतलब n का मान 5, 7, 10 कितना भी हो सकता है, n ले लेता हूं एक आवेश। ये मैंने ले लिया, ये आवेश हो गया Qn, Q1, Q2, Q3, Q4, इस प्रकार से n आवेश हो गए। अब बात आती है इस Qn वाले का स्थिति सदिश क्या होगा, तो इसका हो जाएगा Rn वेक्टर। देखो बात क्या है, बात हम ये करने वाले हैं, बिल्कुल आसान टॉपिक है
कि जो ये आवेश है, ये वाला, ये आवेशों से घिरा हुआ है, बहुत सारे आवेश हैं, n आवेश हैं। अब यहां बात यह है कि इस पर जो बल लगेगा वो बल लगेगा कितना, तो आप कहोगे Q0 के और Q1 के बीच में बल लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। Q0 के Q2 के कारण बल लग रहा है, Q0 के और Qn के कारण बल लग रहा है। जितने भी आवेश हैं उन सब के कारण इस पर बल लग रहा है। तो कुल बल कैसे निकालें, तो कुल बल, कुल मतलब नेट फोर्स, परिणामी बल, परिणामी बल कैसे निकालेंगे, सबके कारण बलों का सदिश योग कर देंगे, हमारे पास परिणाम बल आ जाएगा। कैसे, मैं कहता हूं Q1 और Q0 के बीच बल लग रहा है कितना, F01 वेक्टर, Q0 के नॉट ले, जीरो ले लिया और 1 का 1 ले लिया, तो Q0 और Q1 के बीच बल लग रहा है F01। इसी प्रकार से ये जो Q0 है, इस Q0 पे किसके कारण बल लग रहा है, इस Q2 के कारण बल लग रहा है, उसको क्या नाम दे दें, बिल्कुल आसान, इन दोनों के भी लग रहा है, इसका 0 ले लो, इसका 2 ले लो, ये लो, नॉट के और 2 के बीच बल। इसी प्रकार से Q0 पे कौन बल लगा रहा है, Qn लगा रहा है, तो यहां क्या लिख सकते हैं बताइए आप, यू लिख सकते हैं, नॉट पे और n के बीच में बल लगा रहा है। अब आती है कुल बल का, इसकी भाषा लिखनी होगी, भाषा क्या होगी, भाषा लिखते हैं, भाषा हो गई है बिल्कुल आसान, कोई बड़ी रामायण नहीं लिखेंगे, बिल्कुल आसान लिखेंगे। कैसे, किसी आवेश Q0 पर, किसी आवेश Q0 पर विभिन्न आवेशों किसी आवेश Q0 पर विभिन्न आवेशों, कौन कौन है विभिन्न आवेश, Q1 Q2 Qn के कारण परिणामी बल, इन सबके कारण जो बल होगा, परिणामी बल होगा, वो क्या होगा, विद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होता है, सदिश योग के बराबर होता है। यानी ये हमने लिखा है, किसी आवेश Q0 पर परिणामी बल होगा, कुल बल होगा, वो कितना होगा, सभी आवेशों के कारण जो बल होगा उसका सदिश योग होगा। किसी आवेश Q0 पर विभिन्न आवेशों के कारण जो परिणामी बल होता है वो विद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होता है, प्रत्येक। कैसे लिखते हैं, देखो सबसे पहला काम मैंने कहा Q0 पर परिणामी बल निकालो, इसी में निकालता हूं। तो अब किस किस के बीच में आप गौर करना, पहला काम हो गया Q0 के और Q1 के बीच में जो बल है वो लिख दिया, सदिश योग कहा हमने, सदिश लगा रखा है। अब दूसरा बल कौन सा हो गया, Q0 के और Q2 के बीच में बल हो गया, और इसी प्रकार से लास्ट में कौन हो गया, n आवेश, इसको बीच में और भी होंगे उनको, और लास्ट में इनको सबका क्या कर दिया, सदिश योग कर दिया, सदिश योग कर दिया है। लेकिन मान लिखना बाकी है, मान लिखना बाकी है, कितना हो, बराबर। हमें मालूम है दो आवेशों के कारण जो कूलाम बल का सदिश रूप हमने प्राप्त किया हुआ है वो लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, सबसे पहला 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट। अब किस किस के बीच में है? Q1 Q2 लिखेंगे क्या? नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक का मान Q0 है, एक का Q1 है, तो Q1 Q2 कैसे लिखेंगे? जो आवेश होंगे वो तो लिखेंगे गुणनफल। तो यहाँ हम लिखेंगे Q0 Q1, Q0 और Q1 के बीच में बल का सदिश युगफल है ना, बट यहाँ क्या लिखेंगे बताइए? यहाँ लिख देंगे R01 वेक्टर के मापांक का स्क्वायर इंटू R01 कैप प्राप्त किया होगा प्लस इसके बीच में क्या बल हो जाएगा? 1/4πε0 Q0 और Q2, जो ये रहा Q0 और Q2 दोनों का गुणनफल Q0 Q2 अपॉन दूरी क्या होगी? दोनों के बीच की दूरी होगी R0, 2 वेक्टर के मापांक का स्क्वायर इंटू R02 कैप। अब देखो इसको मिटा देता हूं, चलो ये मान हमने लिख लिया, ये वाला लिख लिया। अब कौन सा लिखेंगे? डॉट डॉट लगा करके इन दोनों का भी बल ये F0n लिख लेंगे। चलो इसको मिटा के आगे बढ़ते हैं। तो अब हुआ प्लस बीच में और भी आवेश होंगे, 3 4 5 ऐसे चलेंगे, तो मैंने ये डॉट 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 लगा देना है प्लस। अब कौन सा लास्ट में? F0n, ये मैंने लिख दिया 1/4πε0 Q0 Qn अपॉन R0n वेक्टर के मापांक का स्क्वायर इंटू R0n कैप। अब देखो ये सदिश रूप से हमने प्रत्येक के लिए ले लिया, लेकिन अभी हमें बात करनी है क्या? जितना ये आगे सॉल्व होगा, हल होगा, उतना इसको हल करने का प्रयास रहेगा। आप सभी में देखो क्या कॉमन आ रहा है, तो आप कहोगे यहां कॉमन आ रहा है Q0 आ रहा है सब में से, तो Q0 कॉमन आ गया। और कौन आ रहा है? आप कहेंगे 4πε0 सभी में ओबेनिस्ट है, तो ये वाला जो पद है ये सब में से क्या हो गया? बाहर निकल गया। क्या रहा अंदर बताओ? यहां पे ये तो बाहर चला गया, यहां बच गया Q1 और यहां क्या रह गया? R01 वेक्टर के मापांक का स्क्वायर इंटू R01 कैप प्लस। अब यहां देखिए इसमें से भी ये चला गया बाहर, कॉमन आ गया, तो क्या रह गया? Q2 अपॉन R02 वेक्टर के मापांक का स्क्वायर इंटू R02 कैप प्लस यहां से ये चला गया है, यहां रह गया है Qn अपॉन R0n वेक्टर के मापांक का स्क्वायर इंटू R0n कैप। अब देखिए यहां इसके बाद में हम क्या लिख सकते हैं? F0 वेक्टर परिणामी Q0 पर कुल बल निकाल रहे हैं। अब यहां से Q0 अपॉन 4πε0 तो यूं ही रह गया, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? सबमिशन के रूप में, सिग्मा बोलते हैं ना, सबमिशन के रूप में लिख सकते हैं। ये किसका निशान आ गया? सबमिशन। सबमिशन मतलब होता है योग करना, ये योग हो रहा है। कैसे? सबसे पहला काम यहाँ पे क्यू है, मैंने क्यू लिख दिया, बटा यहाँ क्या है? मापांक है, मापांक लगा दिया। उसके बाद क्या है? यहाँ आर है, सब में मैंने आर लिख दिया। सभी में क्या है? 0 कॉमन है। देखिए आप गौर करो, अब अंतर क्या है आप देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है,
इस प्रकार 3 होगा, फिर 4 होगा, ऐसे करते करते लास्ट में n होगा। तो ये अलग अलग है। यहाँ पर r डॉट तो सब में r0 तो है नहीं सब में, यहाँ भी r0, या जो समान था वो मैंने लिख दिया है। अब असमान क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। तो अगर मैं यहाँ लिख दूं i इंटीग्रल पूर्णांक, यहाँ पे लिख दूं i और यहाँ पर भी क्या लिख दूं i। अब इससे हुआ क्या, i का मान 1 से लगा करके n तक लिखें, हो गया है हमारा काम। जब i बराबर 1, i बराबर 1 लिखेंगे, जब यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ भी i की जगह 1 लिखा, यहाँ पे क्या बन गया देखो q1, ये रहा q1, r01 कैप, r01 यानी ये पर बन गया। फिर समेशन मतलब प्लस, अब लिखेंगे i 1 के बाद क्या लिखेंगे, n तो लिखना है 2, जब 2 लिखेंगे तो कौन सा बन जाएगा, ये वाला पद बन जाएगा, फिर प्लस, और इस प्रकार से चलते हुए जब n लिखेंगे तो n वाला पद ये बन जाएगा। तो ये योग के रूप में लिखने का तरीका आ गया, छोटा प्रतिक्रिया ये प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे हमने सीखा है किसी आवेश के ऊपर जो विद्युत बल होता है, सभी आवेशों के कारण बलों का सदिश योग होता है। धन्यवाद। आगे बात करते हैं। देखिए अब बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की। तो देखिए विद्युत क्षेत्र क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। देखिए विद्युत क्षेत्र से मतलब क्या है, पहले आप ये समझिए, क्योंकि अध्याय का नाम ही क्या था, विद्युत क्षेत्र था। अब जाके पहुंचे विद्युत क्षेत्र पे इतनी बात करने के बाद में, तो आप पहले गौर करो विद्युत क्षेत्र से मतलब क्या है, इसको समझना। एक लाइन की परिभाषा हम लिखने वाले हैं, लेकिन मतलब क्या हुआ, मैं पहले परिभाषा लिख देता हूं, फिर हम बात करते हैं। किसी आवेश के चारों ओर का वह, किसी आवेश के चारों ओर, चारों तरफ, किसी आवेश के चारों ओर का वह प्रभाव क्षेत्र जिसमें एक अन्य आवेश विद्युत बल का अनुभव करता है, विद्युत बल का अनुभव करता है। उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है, उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या मतलब हुआ इन लाइनों से, क्या कह रही है पंक्तियां, तो गौर करो। सबसे पहला काम, किसी आवेश के चारों ओर का वह प्रभाव क्षेत्र। तो सबसे पहले मैं काम करता हूं, मैंने यहां पे ये कोई धनावेश बना लिया। धनावेश मतलब क्या हुआ, कोई धनावेश वस्तु बना ली, मतलब उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। अब ये धनावेश बना लिया, ये दूसरा आवेश है, धनावेश या फिर ऋणावेश, दो प्रकार का हो। क्या इस आवेश के कारण इन आवेशों पर हर जगह पर लगेगा? ये आवेश यहां पर है, अगर यहां ये आवेश इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, दूर हटाएगा, और इस विपरीत वाले को क्या करेगा, असमान वाले को आकर्षित करेगा। क्या सब जगह करेगा? क्या ये वस्तु यहां पर है,
ये यहां है, ये दोनों समान आवेशित होने से प्रतिकर्षित कर रही है। यहां लंबवत भी करेगी, यहां भी करेगी। क्या हर जगह करती रहेगी? क्या नहीं करेगी। कोई ना कोई क्राइटेरिया, कोई निश्चित क्षेत्र होगा जहां तक करेगी। जहां तक बल लगेगा वहां तक ही करेगी। कैसे? क्यों? हमारा फॉर्मूला था F बराबर में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हमने यहां देखा कि दूरी बढ़ेगी तो बल क्या होगा? घटेगा। दूरी बढ़ने पर बल घटेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए यहां पे बल लग रहा है, तो दूर जाएंगे तो बल क्या होगा? घटने लगेगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे बल घटता जाएगा, और एक स्थिति ऐसी आएगी जब बल लगेगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ किसी आवेश के चारों तरफ कहां तक, किसी आवेश के चारों तरफ कहां तक दूसरे आवेश को ये वाला आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, वो क्षेत्र जो है वो इसका क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। तो अगर यहां पे विद्युत आवेश से बल लग रहा है तो ये इसका यहां विद्युत क्षेत्र है, यहां भी लग रहा है, यहां लग रहा है, मान लीजिए इस एरिया में लग रहा है यहां पर, तो ये तो इसका विद्युत क्षेत्र हो गया। यहां पर भी लगेगा, यहां पर भी लगेगा, इस जगह लगेगा, सब जगह लगेगा, तो ये विद्युत क्षेत्र हो गया इसके काम, इसका प्रभाव क्षेत्र है, ये बल लगाता है। लेकिन अगर इसके बाहर यहां नहीं लगता, यहां बल नहीं लग रहा, दूरी बढ़ गई है ज्यादा, तो बल नहीं लगेगा, तो क्या इसका विद्युत क्षेत्र होगा? यहां नहीं होगा। जहां तक बल लगेगा वो एरिया, वो क्षेत्रफल, वो क्षेत्र जो है वो इसका क्या कहलाएगा? प्रभाव क्षेत्र क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो क्या होती है। तो अगला हेडिंग है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई वेक्टर। देखिए तीव्रता से मतलब क्या होगा, आप गौर करें इस बात पर। तीव्रता से ये हुआ, मैं कहता हूं कि यहां पर ये आवेश है ना, मान लीजिए यहां है, इस आवेश पे बल लग रहा है कितना? 5 न्यूटन लग रहा है, 5 न्यूटन बल लग रहा है, और इस आवेश का मान है Q बराबर कितना? 2 कूलाम। तीव्रता को समझना, तीव्रता का मतलब क्या है, वाकई तीव्रता है क्या? क्योंकि अब हम आगे एक और अध्याय में विद्युत क्षेत्र की ही बात करने वाले ज्यादा, इसलिए आपको तीव्रता को समझना है, वाकई तीव्रता है क्या। 2 कूलाम आवेश था, इसके विद्युत क्षेत्र में ये वाला जो है इस आवेश को प्रतिकर्षित कर रहा है, समान आवेशित होने से 5 न्यूटन बल लगा रहा है। अब मैं कहूं भैया 2 कूलाम आवेश जो है ये वाला, इस पे 5 न्यूटन बल लग रहा है, तो बताओ 1 न्यूटन एक कूलाम पे कितना लगता? आप कहोगे कि 2 कूलाम आवेश पर, 2 कूलाम आवेश पर कितना विद्युत बल लगा? आप बोलेंगे 5 न्यूटन लगा। तो 1 कूलाम पे कितना लगेगा? 1 कूलाम आवेश पर कितना लगेगा? 1 कूलाम आवेश पर बल लगेगा 5 न्यूटन बटा 2 कूलाम। 5 में 2 का भाग लगाओ। इससे मतलब ये हुआ, एक मतलब होता है एकांक आवेश, कैसा प्रश्न दिया था, तो ये मालूम चला, अगर कहें कि हाँ 2 कूलाम आवेश, 3 कूलाम आवेश जो भी है उसे कितना बल लग रहा है, ये तो हो गया नॉर्मल बात हो गई। अगर मैं पूछूं एकांक पर, एक पर कितना लग रहा है, वही बात हो गई। 2 पेन का मूल्य 5 रुपए है, साधारण हो गया। अगर मैं कहूं 1 पेन कितने रुपए का आएगा, तो वो विशेष एक राशि बन रही है यहाँ पर। तो 1 कूलाम आवेश पर कितना बल लगेगा?
वो कहलाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक वही बात है, चाल वाली बात है। हम कहते थे कि कोई व्यक्ति 5 घंटे में कितनी दूरी चलता है, 5 घंटे में तय दूरी करता है 10 किलोमीटर। और साधारण बात होगी। अगर मैं पूछूं भैया बताओ वो व्यक्ति 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, आप बोलोगे 5 गुना 1 घंटे में तय दूरी 5 गुना 1 गुणा में उठा जाएगा, अपना करेंगे तो भाग में जाएगा, आप बैठ देंगे भाग, किलोमीटर प्रति 5 से काट दिया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। आप बोल देंगे वो व्यक्ति 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, 2 किलोमीटर। क्या बन गई है, दूरी बटा समय क्या बन गया है, ये चाल बन चुकी है। एकांक समय में तय की गई दूरी चाल होती है, वैसे ही एकांक आवेश, एकांक धनावेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, तीव्रता कहलाता है। आगे चलते हैं। तो अब बात आती है, इसकी हम परिभाषा लिख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा हो गई है। विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में, अब विद्युत क्षेत्र पर लिख लिया हमें क्या है, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, अब कोई सा बिंदु हो सकता है, बहुत सारे बिंदु होंगे। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब एकांक धनावेश पर लगने वाला बल, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान उस बिंदु जहां पे मेरे को तीव्रता ज्ञात करनी है, उस बिंदु पर स्थित, उस पे रखा, उस बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश पर लगने वाले, एकांक धनावेश पर लगने वाले विद्युत बल, लगने वाले विद्युत बल के बराबर होता है। यानी इस परिभाषा से मतलब हुआ वही हमने एक की बात की थी, वो एकांक की बात आ गई है। फॉर्मूला क्या बन गया है, फॉर्मूला बन गया है, हमने कहा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ई वेक्टर, प्रतीक है। अब लगने वाला बल किस पर, एकांक धनावेश पर, ये मैंने कोई आवेश दे लिया, धनावेश लिखा, लेकिन ये जो Q0 आवेश हमने लिया है इसका मान क्या लेना है, कम लेना है। यहां आप लिख सकते हो लिमिट Q टेंड्स टू 0, मतलब इसका मान 0 की ओर अग्रसर है, बहुत अल्प है, बहुत अत्यल्प है। क्यों है अत्यल्प है क्यों, बिल्कुल हम भी बात करेंगे, हमारा प्रश्न भी है, ये बुक में भी दे रखा है कि ऐसे क्यों। अब इसका आप सीधा ही लिख सकते हैं, E बराबर में F बटा Q0 या Q लिख दीजिए। ये बता रहा था इसका मान बहुत ही कम है, क्यों है हम बात करने वाले। इसके अलावा हम बात करेंगे इसके बाद, अभी देखिए। अब बात यह है कि हम परिभाषा इसकी लिख चुके हैं भौतिक राशि की। अब ये बताना है कि ये राशि कैसी है, सदिश राशि है। कैसी है, सदिश राशि। हम यहां लिखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि, कैसी राशि है, सदिश राशि है। अब जब सदिश राशि है, सदिश का मतलब क्या था,
सदिश का मतलब होता था ऐसी भौतिक राशियां जिनको बताने के लिए किसकी आवश्यकता हो, दिशा की आवश्यकता हो। तो हमें मालूम चल गया ये सदिश राशि है तो दिशा बतानी पड़ेगी, कौन सी दिशा है। तो यहां दिशा भी हम बता देते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है। और अब बताते हैं धनावेश के कारण तीव्रता की दिशा क्या होगी, दूर की ओर। धनावेश के कारण तीव्रता ई वेक्टर की दिशा दूर की ओर होती है, दूर की ओर होगी। दिशा बता दी होगी सदिश। चलो अब ऋणावेश के कारण क्या होगी, ऋणावेश आकर्षण यानी होगी ऋणावेश के कारण तीव्रता ई वेक्टर की दिशा या फिर दिशा कहां होगी, पास की ओर होगी। अब आती है कि हम मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या होगा, क्या लिखेंगे, मात्रक। ऐसे मात्रक की बात कर रहे हैं। बल का मात्रक क्या होता है भैया, बल का मात्रक होता है न्यूटन। और आवेश का मात्रक इसी अध्याय में हमने पढ़ा है कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन का एन ले सकते हैं और कूलाम का सी ले सकते हैं। एक मात्रक और हम बात करेंगे इसकी, इसी को बदल करके, और वो हम बात करेंगे कहां पर, विभव वाले अध्याय में, तीसरे अध्याय में बात करेंगे। वैसे मेन मात्रक ये है। अब आती है कि इसका विमीय सूत्र, विमीय सूत्र क्या होगा, तीव्रता का विमीय सूत्र क्या होगा। विमीय सूत्र होगा, बल का क्या होता है, न्यूटन किसे बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। प्रति था उसको ऊपर ले गया माइनस करो, तो इसका आप बना देते हैं m1 l1 t-2, यहां लिखते हैं m1 l1 t-2। अब बचा कूलाम, कूलाम का क्या होता है, कूलाम होता है एम्पियर सेकेंड, यानी a1 t1। ये हमने इसी अध्याय में बात की। a1 ऊपर जाएगा माइनस का, t1 ऊपर जाएगा माइनस, t1 ऊपर गया माइनस का हो गया, -2 तो पहले थे। जब t1 ऊपर गया किसका हो गया, माइनस का, -2 और -1 कितना हो गया, -3 हो गया। और a1 ऊपर गया किसका हो गया, ये भी माइनस का हो गया। तो यहां विमीय सूत्र बन गया है m1 l1 t-3 a-1 बन चुका है विमीय सूत्र किसका, तीव्रता। अब अभी हमें इसकी और बातें करनी है, कुछ बातें विशेष जो है काम आएगी। तीव्रता इंपोर्टेंट टॉपिक है, आगे हमारे काम आने वाला है। इसके बाद देखिए आप यहां इससे मतलब ये निकला कि जो तीव्रता ई है उसमें कोई आवेश है, उस पर बल कितना लगेगा। तीव्रता ई वेक्टर में स्थित किसी आवेश Q पर विद्युत बल F बराबर QE होगा। क्यों होगा, यहां लगाओगे क्योंकि E बराबर F बटा Q लिख सकते हैं। तो F बराबर क्या हो जाएगा, अक्षांतरण के लिए
E बराबर F बटा Q लिख दिया ना, ये तो हमने प्राप्त किया, अभी लिखा है तीव्रता की परिभाषा से। तो F बराबर हो जाएगा QE होगा। ठीक है, अब आती है ये F बराबर QE से मिल गया, लेकिन अगर ये आवेश बल भी तो सदिश राशि है तो बताना पड़ेगा दिशा किधर होगी। तो यहां लिखेंगे साथ ही तीव्रता ई वेक्टर में धनावेश पर मतलब प्लस क्यू, धनावेश पर बल की दिशा तीव्रता के समान दिशा में होगी। कैसे, इसका चित्र बना, ये वो तीव्रता है। देखिए ये तो इस वाले से तो ये F बराबर क्यू ये बन चुका है। अब जो बात है वो ये है कि हमने अभी लिखा थोड़ी देर पहले, दिशा बताना जरूरी थी, सदिश राशि थी, इसलिए क्या लिखा हमने, धनावेश के कारण तीव्रता की दिशा क्या होती है, दूर की ओर। यहां तो है धनावेश, इस साइड में, इस एरिया में क्या है, धनावेश के कारण दूर की ओर, ये तीव्रता ई वेक्टर की दिशा हो गई, ये बना दे। और ऋणावेश के कारण क्या होती है तीव्रता की दिशा, पास की ओर। इस साइड में क्या होगा बताओ आप, धनावेश के कारण दूर, ये दूर बना दिए, और ऋणावेश के कारण पास, ये तीव्रता की दिशा। अब हम जो बात लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं कि यहां पर कोई आवेश है, क्या आवेश है, क्यों। अब क्यों आवेश, अगर ये प्लस क्यों आवेश है, अब इस पर बल किधर लगेगा, हमने लिखा है कि तीव्रता के समान दिशा में लगेगा। ये अगर धनावेश है तो इस पे जो बल लगेगा F बराबर QE, वो किधर लगेगा, F बराबर QE लगेगा, वो किधर लगेगा, वो लगेगा तीव्रता के समान। क्यों लगेगा समान लगने का कारण क्या है, इस पे गौर करना। देखिए धनावेश में क्या होगा, समान आवेश में क्या होता है, प्रतिकर्षण, यानी ये वाला जो भाग है धनावेशित, वो इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, इधर बल लग रहा है। ऋणावेश इस धनावेश को क्या करेगा, आकर्षित, यानी दोनों आवेशों के कारण इस पे बल किधर लग रहा है, इस तीव्रता के समान दिशा में लग रहा है। अगला है, अगर ऋणावेश हुआ तो क्या हुआ, अगर ऋणावेश हुआ, आगे टॉपिक जो आएंगे कुछ उसमें हमें आवश्यकता पड़ेगी इनकी, तो गौर करें आप। अगर ऋणावेश हुआ तो हम लिखेंगे तीव्रता ई वेक्टर में स्थित ऋणावेश, धनावेश की बात हो गई, अब ऋणावेश, स्थित ऋणावेश मतलब माइनस क्यू आवेश, ऋणावेश पर बल तीव्रता के विपरीत दिशा में लगेगा, तीव्रता के विपरीत दिशा में लगेगा, तीव्रता के विपरीत दिशा में लगेगा। कैसे बनाते हैं वापस से, ये मैंने तीव्रता बनाई, इसका मतलब ये हुआ इधर वाला भाग धनावेश के कारण तीव्रता दूर की ओर, और ये वाला भाग ऋणावेश जिसके कारण तीव्रता पास, ये तीव्रता की दिशा होगी। अब हम कह रहे हैं तीव्रता ई में कौन हो, प्लस हो तो ये बात होगी, माइनस हो तो क्या होगा, ये माइनस क्यू आवेश है, किधर बल लगेगा, मैं कह रहा हूं कि बल लगेगा, तीव्रता उधर है, बल लगेगा इधर, F बराबर QE वेक्टर। लेकिन क्योंकि ये ऋणावेश है ना, तीव्रता की दिशा इधर, ऋणावेश और इस ऋणावेश दोनों में क्या होगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण, हमने लिख रखा है
आवेश के गुण में समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं। तो देखो ये माइनस वाला इस माइनस वाले को क्या करेगा, प्रतिकर्षित मतलब उधर धक्का लगाएगा, उधर लगा रहा है। और ये प्लस ये माइनस असमान, ये प्लस क्या करेगा, इसको आकर्षित करेगा। ये वाला प्लस क्या करेगा, ये प्लस है ये माइनस है, विपरीत आवेश आकर्षित, ये वाला तो इसको आकर्षित करेगा, ये वाला प्रतिकर्षित, यानी दोनों आवेशों के कारण तीव्रता ई के विपरीत बल इधर होगा कि नहीं होगा, इस कारण से ऐसा हुआ है। अब देखो एक बात और करते हैं, वो क्या है, अब बात ये आती है, अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने तीव्रता स्टार्ट की तो उस समय मैंने एक बात कही थी आपसे, मैंने कहा कि जो E बराबर F बटा क्यू नॉट है, तीव्रता होती है E बराबर में F बटा क्यू नॉट, और ये क्यू नॉट कहलाता है परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज, तीव्रता निकालने के लिए इसकी कल्पना करते हैं। मैंने कहा इसका मान कम होना चाहिए, अत्यल्प होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि इसका मान अगर ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, मैं पहले लिख देता हूं फिर बात करते हैं। तीव्रता E बराबर F बटा क्यू नॉट में परीक्षण आवेश क्यू नॉट का मान अत्यल्प होना चाहिए, क्योंकि इसका मान अत्यल्प होने से, यह मूल विद्युत क्षेत्र को अत्यल्प परिवर्तित करेगा। देखो मतलब क्या है, पास यहां पे कोई आवेश है, ये वाला क्यों आवेश, आपको यहां तीव्रता निकालनी है, आपने यहां पे एक आवेश लिया क्यू नॉट, इसके कारण यहां पे विद्युत क्षेत्र था, क्या ये उत्पन्न नहीं करेगा, ये भी तो आपस में प्रत्यक्ष गुण रखेगा, तो ये भी, इसके कारण विद्युत क्षेत्र था मान लो 5 और इसने उत्पन्न कर दिया 2, तो 5 2 कितने हो गए 7, मान क्या हो गया, गलत हो गया, आपको तो निकालना तो इसके लिए था, और ये वाला गया कितना हो गया 7 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मान जितना कम होगा, जितना हो सके उतना कम होना चाहिए, जितना कम होगा उतना ही इसमें त्रुटि कम शामिल होगी, जितना मान कम होगा उतनी त्रुटि कम शामिल होगी, क्योंकि ये भी तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ये भी तो आकर्षण प्रतिकर्षण करता है। जैसे ये कोई आवेश है, इस पर ये बल लगाएगा, ये नहीं लगाएगा, ये भी लगाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जितना कम होगा उतना ही त्रुटि क्या होगी, कम शामिल होगी, अल्प परिवर्तित करेगा क्षेत्र को, ज्यादा परिवर्तन नहीं करना चाहिए, त्रुटि ज्यादा हो जाएगी। ये बात थी, हमारी बातें खत्म हो गई है, आगे प्रश्न अगर आप देखते रहे उस तरह। धन्यवाद।